दोस्तों नमस्कार। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर से भारत में अडानी को लेकर फिर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मुद्दा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, वो भारत सरकार के दबाव में आकर अडानी में इन्वेस्ट कर रही है और इसको लेकर भारत में विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। अखबारों में चर्चा है, सोशल मीडिया में चर्चा है, लेकिन जैसा हम दोस्तों अक्सर करते हैं, हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। क्या एलआईसी को अडानी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? मुद्दा इतना सा ही है। इसके राजनीतिक कारण क्या हैं, क्यों है, वो हम अलग से चर्चा करें। इसीलिए दोस्तों मेरा निवेदन यह है कि आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और ने इतना डिटेल्ड एनालिसिस दिखाया होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अडानी की जो ग्रुप कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जिसमें एलआईसी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। क्या वास्तव में उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसकी चर्चा हम पहले करते हैं। कॉलम मैंने बनाया है कि यहां पे जो अडानी की कंपनियां, उनका रेवेन्यू कितना है, ये सब करोड़ में है डेटा। नेट प्रॉफिट कितना है, अभी तक अडानी की कंपनियों पे उधार कितना है, और जो उनके पास बैलेंस शीट में सरप्लस है वो कितना है, हम पहले उसको समझ लेते हैं। इसीलिए मेरा यह कहना है कि अगर आप देखें, अडानी एंटरप्राइजेस करीब 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है, उनके पास 92,000 करोड़ का लोन है और 50,000 करोड़ रिजर्व में है। इस तरह से अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी पावर, अडानी विलमार, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट और एनडीटीवी, ये सारी जो लिस्टेड कंपनियां हैं अडानी समूह की, उनका पूरा बैलेंस शीट एनालाइज करके मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि अगर हम इसका सम टोटल भी देखते हैं एनालिसिस के लिए, क्योंकि एक एक पे जाएंगे तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। टोटल में इस समय अडानी की ग्रुप कंपनियों का जो टर्नओवर है वो करीब 3.5 लाख करोड़, मतलब 3,54,000 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर है। मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप रोज का करीब 1,000 करोड़ का व्यापार करता है। 45,000 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आप उसको भी देखें तो करीब कुछ नहीं तो 100 करोड़ रुपए का रोज प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, ये अडानी ग्रुप कमा रहा है। 3 लाख करोड़ के आसपास टोटल ग्रुप में उनके पास करीब लोन बुक है, और जो रिजर्व में है वो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए उनके पास बैलेंस शीट में एज ए रिजर्व अमाउंट पड़ा है। अगर आप सिंपल इसका फाइनेंशियल असेसमेंट देखें, तो अगर आप ग्रुप कंपनीज की बात करते हैं तो अडानी की ग्रुप कंपनी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा। अब आप कंपनियों का देखिए, पोर्ट में 32,000 करोड़ का टर्नओवर है, 11,000 का प्रॉफिट है, और जितना लोन है उससे ज्यादा रिजर्व में है। इसी तरह से अगर आप देखें, ट्रांसमिशन में भी अच्छा बैलेंस है। अडानी पावर में लोन बुक करीब 40,000 करोड़ की है और 50,000 करोड़ से ऊपर आपके पास रिजर्व में है। 56,000 करोड़ में 12,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ओवरऑल अडानी के पास लिक्विडिटी की एज सच कोई क्राइसिस नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोन लिए हुए होंगे इनका पे बैक टाइम आ रहा होगा, क्योंकि पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, मनी रोटेशन में है, तो वहां से विड्रॉ करके लोन का देना दिक्कत हो सकती है। इसीलिए रीफाइनेंसिंग की कभी कभी जरूरत पड़ती है कि जो लोन आपको चुकाना है, आपने बाजार से पैसा लिया, पुराना लोन चुकाया या उसको रोल ओवर करवाया, इंटरेस्ट पे किया और बिजनेस कैरी ऑन होता है। क्योंकि बिजनेसमैन पैसा कोई संभाल के तिजोरी में नहीं रखता अगर वो ग्रोइंग कंपनी है। इसीलिए अब सवाल इस बात का है कि जो एलआईसी ने पैसा लगाने का सोचा है, जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल बोलता है, ये राजनीतिक दबाव में, क्या वास्तव में राजनीतिक दबाव है या एलआईसी को वास्तव में लगता है कि अडानी की कंपनियां सही काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में
प्रॉफिट होगा। जैसा मैंने आपको बैलेंस शीट बताया, अगर आप थोड़ा और उसमें डिटेल में जाएं तो आप भी कोई ना कोई अडानी की कंपनी को अपने रिस्क असेसमेंट के हिसाब से पिकअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अभी भी एलआईसी का जो स्टेक है वो अडानी की कंपनियों में है। जैसे पोर्ट के अंदर करीब 7.25%, अडानी टोटल गैस में 6%, अडानी एंटरप्राइज में 4%, अडानी ग्रीन में करीब 1.25% के आसपास ऑलरेडी एलआईसी का स्टेक है। इसके अलावा एलआईसी ने क्या किया कि जो बॉन्ड इशू किए थे कंपनी ने, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो इशू किए थे 5,000 करोड़ के, उसमें अडानी ने उसको सब्सक्राइब किया क्योंकि उनको रेट मिल रहा था करीब 7.25% अगले 15 साल के लिए। इतना रेट तो भारत सरकार भी नहीं देती। आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार सॉवरेन है, रिस्क कम है इसलिए रिटर्न कम है, लेकिन एलआईसी को यहाँ रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है और कंपनियों के फंडामेंटल्स भी अगर आप देखें तो स्ट्रांग ही दिख रहे हैं। तो यहाँ भी असेसमेंट मुझे नहीं लगता एलआईसी का गलत हुआ होगा। अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो 23-24 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 38,000 करोड़ के आसपास था, एलआईसी का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप कंपनीज में। जो अगर हम डिटेल में एक साल के बाद अगर हम देखें तो जो बढ़कर हो गया करीब 61,000 करोड़, करीब 60,000। 23-24 से 24-25 का अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं, मतलब कि मार्च 24 में, तो ये बढ़कर हो जाता है 61,000 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि 2023 से 24 के बीच में एलआईसी को अडानी में इन्वेस्ट करके करीब 60% के आसपास का फायदा हुआ। तो क्या ये एलआईसी का डिसीजन गलत था? हम आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जब हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और मार्केट जब क्रैश हुआ था, अडानी के शेयर क्रैश हुए थे, उस एक दिन में करीब 8,500 करोड़ का एलआईसी को नुकसान भी हुआ था। ऑलमोस्ट 110-120 बिलियन डॉलर अडानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन अगर हम देखें आज फिर उस स्थिति को, तो आज की तारीख में अच्छा खासा प्रॉफिट वही शेयर दे रहे हैं जो गिरे थे। अब जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है वो क्या बोलता है, उनका ये कहना है कि भारत सरकार एलआईसी को ये कह रही है कि आप करीब 4 बिलियन डॉलर के आसपास पैसा अडानी की कंपनियों में लगाइए। और ये चीज जो है ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब शॉर्ट सेलर ने, हाइडेनबर्ग ने जब रिपोर्ट रिलीज की थी तो एलआईसी को करीब 5.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। उस समय तो सबका हुआ था, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था सबका हुआ था, लेकिन वो सब रिकवर हुआ। वो एक इंसिडेंस था। आज वो रिसर्च कंपनी डिफंक्ट है, हाइडेनबर्ग कंपनी बंद हो चुकी है। तो अगर वो इतना अच्छा काम कर रहे थे तो बंद क्यों करके गए, ये अलग विवाद का मुद्दा है, उसकी चर्चा हम अलग से करें। और इस पे मेरा एक वीडियो भी है कि हाइडेनबर्ग क्यों बंद हुआ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ये कि अब हम अडानी के और एलआईसी के इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा समझते हैं कि एलआईसी जो कर रहा है और जो वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, क्या वास्तव में वो सही है या एलआईसी सही है। ये दो चीजें हम एनालाइज करेंगे। अडानी को अभी जैसा मैंने कहा कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट किया तो 0.8% का कूपन रेट मिला। इसका मतलब जो यील्ड है, एलआईसी ने जहां भी इन्वेस्ट किया उनको उसमें फायदा हुआ। जहां तक रिकवरी की बात है, शॉर्ट सेलिंग के बाद क्रैश हुआ था, लेकिन रिकवरी होने के बाद करीब 60% एक साल में एलआईसी को फायदा हुआ। इसको भी देखना चाहिए। इसके अलावा एलआईसी हमेशा वो देखता है कंपनियां जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी दें। आप जितने भी अडानी ग्रुप की कंपनियां दोस्तों, अगर आप उनको ध्यान से स्टडी करेंगे, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी। वहां आने वाले दिनों में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा नहीं, इस बात को भी हमें समझना होगा। उदाहरण के लिए पोर्ट्स, अब नया पोर्ट बनाना और चलाना आसान नहीं है। बाकी हाईवेज हैं, एनर्जी पावर प्लांट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, रिन्यूएबल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ये सारी चीजें जो अडानी के पोर्टफोलियो में हैं, ये लॉन्ग टर्म है, प्रॉफिटेबल है, एसेंशियल सर्विसेज हैं एक हिसाब से। इसका मतलब यह है कि टर्नओवर भी रहेगा और प्रॉफिट भी रहेगा, तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी AAA या स्टेबल रेटिंग दे रखी है, क्रिसिल और केयर ने। और कुल मिला के बात यह है कि क्रेडिट वर्दीनेस है कंपनियों का। इसका मतलब जो रेटिंग एजेंसी है वो भी अडानी की कंपनियों को सही मान रही।
तो अगर LIC रेटिंग एजेंसी के हिसाब से भी बात करे तो भी डिसीजन गलत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं भी फाइनेंशियल कंपनीज के बोर्ड पे रहा हूं। फाइनेंशियल कंपनी के बोर्ड पे भी रहने के साथ साथ मैं क्रिटिकल कमेटीज का चेयरमैन भी रहा हूं और बोर्ड का भी चेयरमैन रहा। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि इतने बड़े डिसीजन कोई एक मैनेजर नहीं लेता, इसमें पूरे बोर्ड का कंसेंट चाहिए होता है, क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और जब बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं तो बड़े स्टेक होते हैं, बहुत सी तहकीकात की जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल का सवाल हो जाता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बोर्ड ने इसको लाइटली लिया हो। इसके अलावा जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसके लिए LIC को केयरफुल होना चाहिए, अगर मान लीजिए वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ बातें उठाई हैं तो उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है कि अडानी के ऊपर बार बार गवर्नेंस के इश्यूज उठते रहते हैं, रेपुटेशन को लेकर, कि दे आर वेरी क्लोज टू पॉलिटिकल सर्कल्स, पॉलिटिशियंस के साथ बहुत क्लोज हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वगैरह वगैरह। और उनका इस समय जो केस भी चल रहा है अमेरिका में, जो भी अपने आप में एक सीरियस मैटर है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। आप, मेरा एक प्ले लिस्ट है अडानी केस इन US को लेकर, जहाँ पे मैं जब भी हियरिंग होती है उसका मैं एनालिसिस करता हूँ। ये वीडियो भी मैं उसमें प्ले लिस्ट में लगाऊंगा, आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ये बात सही है कि LIC को इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि अगर रेपुटेशनल रिस्क है और अगर मान लीजिए एडवर्स जजमेंट आता है तो क्या क्या लाइबिलिटीज खड़ी हो सकती हैं, LIC को इस पे सोचना होगा। इसके अलावा हमेशा ये कहा जाता है कि एक कंपनी में या एक ग्रुप में ज्यादा पैसा आप ना लगाएं। LIC का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो इंटरनल गाइडलाइंस होंगी, SOPs होंगी, उसमें भी ये कहा होगा कि हम टोटल इन्वेस्टमेंट अडानी में कितना कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अडानी का पोर्टफोलियो साइज है, जो LIC का जो पोर्टफोलियो साइज है, उसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन आता भी है अडानी में तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। हाँ, रिस्क जरूर होता है। लिक्विडिटी और मार्क टू मार्केट को लेकर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी LIC के देखना पड़ेगा कि शार्प सेंटीमेंट स्विंग्स जब होते हैं मार्क टू मार्केट में, उतना कैश फ्लो, जैसे हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आई तो अचानक मार्केट क्रैश हुआ, वहां दिक्कतें आ सकती हैं। नॉर्मल फ्लक्चुएशंस के लिए मुझे लगता है कि LIC पूरी तरह से तैयार है और इस सिस्टम को मैनेज कर सकती है। अब पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ मैंडेट एंड पब्लिक फंड्स, सवाल अब यहां आता है, जो पॉलिटिकल इश्यू बनता है कि आप पब्लिक का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पॉलिसी होल्डर्स को पैसे दे रहे हैं आपको, आप उसको क्या पॉलिटिकल प्रेशर में आके गलत कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे? अगर ऐसा है तो LIC गलत कर रहा है। लेकिन अगर हम अडानी की लिस्टेड कंपनियों की कंडीशंस देखें तो फाइनेंशियली, अदर देन NDTV जो लॉस मेकिंग है अभी और छोटी कंपनी है, मुझे नहीं लगता कि अडानी की कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग। प्रॉफिटेबिलिटी कभी कभी सीजनल होती है, लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई इशू नहीं है कि अडानी की जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क है। हमने बात करी थी रेटिंग एजेंसीज की। इंडियन जो रेटिंग एजेंसीज है, डोमेस्टिक एजेंसीज, सबने AAA दिया हुआ है, लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने BBB- दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव होने का कारण है जो अमेरिका में केस चल रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका का केस एडवर्स आता है तो हो सकता है गौतम अडानी साहब को बोर्ड से रिजाइन देना पड़े, क्योंकि अमेरिका का कानून ये कहता है कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में या इंपॉर्टेंट कंपनी इसके अंदर आप की पोजीशंस पे नहीं हो सकते। हो सकता है कि अडानी साहब को ग्रुप से रिजाइन करना पड़े, लेकिन बिजनेस अडानी साहब तो नहीं चला रहे। बिजनेस तो अपने फंडामेंटल्स पे चल रहा है, अपने बिजनेस मॉडल पे चल रहा है। आज भी अडानी साहब हर पोर्ट पे जाके तो बैठेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने कंपनी अच्छी बनाई है, सिस्टम्स अच्छे बनाए हैं, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई भी बैठे वो समझदार होना चाहिए और वो कंपनियों को आगे ले जा सकता है। अब मेरा ओवरऑल असेसमेंट क्या है, इसके दो साइड। मेरा पॉजिटिव असेसमेंट ये है कि ओवरऑल अडानी ग्रुप में इतना कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। अगर LIC इन्वेस्ट कर रहा है तो खतरा मुझे तो नहीं दिखता, क्योंकि काफी समय से मैं ट्रैक कर रहा हूं, जब से हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई उससे पहले से, तो मुझे नहीं लगता कि अडानी का बिजनेस मॉडल में कोई वीकनेस है। तो ये है पॉजिटिव साइड। रिस्क साइड जैसे मैंने कहा
कि अमेरिका का केस, गवर्नेंस इश्यूज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे, क्योंकि बहुत जगह पे ये कहा जा रहा है कि मैनिपुलेशन है फंडिंग को लेकर, और अडानी साहब के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं उसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे। तो अब अडानी साहब को जब ये पता है कि उनके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और जरा भी चूक होगी तो उसको, जैसे कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना दिया जाएगा। मुझे लगता है अडानी साहब को इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स और डिस्क्लोजर्स को और ट्रांसपेरेंट और विजिबल करना चाहिए ताकि इस तरह की बातें ना उठे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि मैं कहूंगा कि एलआईसी ने जो डिसीजन लिया है वो गलत नहीं है, लेकिन कॉशन रहना पड़ेगा। और उसके लिए ये कहना है अडानी को, फैक्ट चेक करिए, और जो क्लेम्स हैं जो आपके वॉशिंगटन पोस्ट ने आवाजें उठाई हैं उसको आप डेटा के हिसाब से चेक करिए, एक्नॉलेज करिए जो वैलिड कंसर्न है उसको, जैसे अमेरिका का केस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू है, उसको एक्नॉलेज करिए, डिमांड करिए अडानी के मैनेजमेंट से कि आप इन पे जवाब दीजिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट रैशनल है, अगर मैं ये कहूं कि ओवरऑल एलआईसी के इंटरनल सिस्टम्स हैं उनको पूरी तरीके से आपको समझना चाहिए, और एलआईसी अपने जो स्टैब्लिश नॉर्म्स हैं उससे डाइवर्ट ना करें, नहीं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और खासकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे सवाल उठेंगे। मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूवमेंट डिमांड कर सकते हैं ताकि अपने शेयर होल्डर्स और जो पॉलिटिकल इश्यूज बन रहे हैं मीडिया में आ रहा है उसको एलआईसी फिर चुप रहता है तो संदेह खड़ा होता है, तो एलआईसी फिर अपनी तरफ से प्रॉपर जवाब दे सकता है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है उसके जो सवाल हैं उनका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। हाँ, रिस्क हाई है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि जो एलआईसी ने किया अपने स्टेक होल्डर्स और लोगों को जवाब देने के लिए, जो मैंने आपको बातें बताई उन पे अगर आप ध्यान से देखें तो कोई इश्यू नहीं है। और अगर हम कंक्लूड करें, ये कहना है कि जो अडानी लिमिटेड है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, अडानी का बिजनेस मॉडल रिलायबल है, मुझे वहां दिक्कत नहीं दिख रही। इन्वेस्टमेंट्स हैव यील्डेड स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, अभी तक एलआईसी को घाटा नहीं हुआ है अडानी में, तो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एंड डिसीजंस आर गाइडेड विद फाइनेंशियल प्रूडेंस, नॉट मोटिवेटेड और प्रेशर्स। तो कहने का मतलब ये है कि यहां तक सारी बातें सही हैं, लेकिन जैसे एक इन्वेस्टर्स कहा जाता है ना, इन द शॉर्ट रन मार्केट्स आर लाइक ए वोटिंग मशीन्स, इन द लॉन्ग रन दे आर वेइंग मशीन्स। फ्लक्चुएशंस होता है, आपने हाइडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद देखा किस तरह से उथला पथली हुई, लेकिन वही चीज 4 महीने 4 साल बाद वही कंपनियां वापस स्टेबल हैं और ट्रैक पे हैं, ग्रो कर रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं अभी तक वो एलआईसी की तरफ से जो किया गया है, मुझे उसमें बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं दिखा, मेरे हिसाब से ठीक है। उसने सवाल उठाया बिहार के चुनाव से पहले, उसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं और पॉलिटिशियंस तो क्वेश्चन करेंगे ही, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका ने भी तो इंटेल में पैसा लगाया इंपॉर्टेंट कंपनी को बचाने के लिए, सरकार ने भी पहले पैसे लगाए। देखें तो आईटीसी में भी एलआईसी, क्योंकि जब ब्रिटिश कंपनी टेक ओवर करना चाह रही थी, हमने वोडाफोन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने उसमें इक्विटी बढ़ाई, जो उनका लायबिलिटीज फीस थी उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। तो अगर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं उनको बचाने के लिए अगर सरकारों को कदम उठाने पड़ते हैं और उससे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सॉल्व होता है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। आपके जो भी विचार हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।